अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम थोड़ा सा जो है ना आयनाइजिंग रेडिएशंस के मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की, ठीक है, जो रेडिएशन आप किसी को बोmbard करते हैं, किसी एटम को या किसी सरफेस पे, ठीक है, या किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को आप दे रहे हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि या तो एक्साइटेशन होगी या आयनाइजेशन होगी। एक्साइटेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक्साइट कर दिया है और यू आर मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी टू एन ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी थोड़ी सी गेन करेगा तो वो अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। दूसरा ये होता है कि जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की साइड पे आएगा तो कुछ एनर्जी जो है वो एमिट भी करेगा। दैट इज कॉल्ड एमिशन। अब इसमें यही होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ ले जाते हैं तो वो उसको एक्साइट कर रहे होते हैं, वो एनर्जी गेन कर रहा होता है। इसी तरह जब वो एनर्जी इमिट करता है वो वापस अपने जो है लोअर ऑर्बिट, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एमिशन। वो थोड़ी सी एनर्जी जो है वो दिखा देता है। अच्छा, अगर उसमें यही होता है कि जब आप रेडिएशन दे रहे हैं, एक्सरेज दे रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से अगर मूव कर देते हैं, ठीक है, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट से मूव कर देते हैं, तो इसको इस स्टेट को कहते हैं कि जी आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट से मूव करके हायर ऑर्बिट में चला गया है। और इसकी वजह से जो रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजिंग रेडिएशन, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज किया है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर एंड ऑर्बिट। अच्छा, टाइप ऑफ रेडिएशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो तरह की जो है ना रेडिएशन की टाइप्स है, ठीक है। उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और पार्टिकुलेट है। जिस तरह नाम से ही है सारा सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ये प्रोड्यूस हो रही हैं। पार्टिकुलेट का मतलब होता है दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में ये एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। आयनाइजिंग रेडिएशन जो है ये क्या करती है, बहुत सारा जो है ना लोकलाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस करती है। नॉर्मली अगर आप ये देखें कि एक आयनाइजिंग इवेंट में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज एक्चुअली इक्वलेंट टू 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है, ईवी जो है, ये आयनाइजिंग एनर्जी का यूनिट है जिसमें बताते हैं कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अब इसके अगेंस्ट आप ये देखें कि अगर साइटोसिन साइटोसिन का जो डबल बॉन्ड है उसको अगर ब्रेकेज चाहिए हो तो उसके लिए 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अब ये देखें कि एक आयनाइजिंग रेडिएशन जो इवेंट है वो क्या कर रहा है, वो 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और साइटोसिन साइटोसिन बॉन्ड्स को तोड़ने में 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो ये कितनी तबाही मचा सकता है कि ये अगर आपको आयनाइजिंग रेडिएशन अगर आपके जिस्म को जाए तो आपके डीएनए के मॉलिक्यूल्स को जहां जहां रेडिएशन जाएगी वो तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, क्योंकि आप इतनी सारी एनर्जी ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो क्यों नहीं होता? वो इस वजह से नहीं होता कि आपकी जो आयनाइजिंग रेडिएशन आपको मिल रही होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रेवल करती है। और पर टाइम पर जो है सरफेस एरिया कितनी एनर्जी डिपॉजिट होती है, यू विल नेवर नो। कि आपके टिश्यूज की, आपके सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं जिस तरह लिवर, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, इसके अलावा आपके जो है आपके सॉलिड टिश्यूज हैं जिस तरह बोन हो जाती है, ठीक है, ये जो है मसल्स हो जाते हैं, टेंडन्स हो जाते हैं, इनकी जो कैपेसिटी है अब्जॉर्प्शन की आयनाइजिंग रेडिएशन की वो डिफरेंट है। इसी तरह रेडिएशन जितनी क्रिएट होती है आयनाइजिंग रेडिएशन वो सारी की सारी जो है वो एक ही जगह पे डिपॉजिट नहीं हो जाती है। इट हैज डिफरेंट डिपॉजिट पैटर्न्स। वो क्योंकि पैकेट्स होते हैं, कहीं पैकेट्स जो है फोटॉन्स के ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं और कहीं कम होते हैं। तो लिहाजा अगर 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें डीएनए डैमेज के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है वो डिवाइड होके मुख्तलिफ जगहों पे जाएगी। कुछ सेल्स ऑब्वियसली ज़्यादा इफेक्ट होंगे, उसमें डीएनए डैमेज ज़्यादा होगा, और बहुत सारे सेल्स ऐसे होंगे जिनमें डीएनए डैमेज नेग्लिजिबल और मिनिमल होगा। अच्छा, जब आप ये भी सोचते हैं कि जब आयनाइजिंग रेडिएशन आपको मिल रही है तो जनाब उधर जो है ना डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए, और सेल्स जब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं इतनी हाई एनर्जी पे तो उसके असरात भी नजर आने चाहिए। अच्छा, वो होता भी यही है।
फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में देखें तो उसमें जो आप रेडिएशन देते हैं तो उसकी वजह से इनिशियली तो नहीं ये फील नहीं होता, लेकिन आज जो कंटिन्यूसली वो देनी होती है रेडिएशन और पेशेंट डेली की डेली रेडिएशन लेते हैं, तो जब उसकी रेडिएशन ट्रीटमेंट खत्म होती है तो ऑब्वियसली वो जो डोज जो है आप रोजाना जब डिपॉजिट कर रहे हैं तो सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, रिपेयर भी हो रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि वो रेडिशनेस फिर ब्लैकिनेश वो स्किन पे भी आपको जो है ना नजर आने लग जाती है, और डीपर टिश्यूज में वो फाइब्रोसिस होता है। मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये हैं। और लॉन्ग टर्म में हम जो है वो बाई स्टैंडर्ड जो इफेक्ट्स वगैरह हैं रेडिएशन के वो भी पढ़ेंगे, वो क्या चीज़ें होती हैं। तो हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकुलेट जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं और किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं उनको जो है ना वन बाय वन जो है वो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में दो रेडिएशंस का जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, उसमें एक एक्सरेज है और एक गैमा रेज है। एक्सरेज और गैमा रेज जो है ना ये नेचर प्रॉपर्टीज में तो एक जैसी होती है, लेकिन ये जो एक्सरेज और गैमा रेज जो है ये किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसको उसको डेजिग्नेट किया जाता है कि जी ये इनकी प्रोडक्शन डिफरेंट है, लेकिन ये कि इनका जो नेचर और इनका जो काम करने का जो तरीका है वो तकरीबन एक ही है। एक्सरेज जो है वो हम बाहर से प्रोड्यूस करते हैं और गैमा रेज जो है ना वो इंटर न्यूक्लियर प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सरेज जो है वो आप बाहर प्रोड्यूस करते हैं किसी स्पेसिफिक जो है इक्विपमेंट के अंदर, और गैमा रेज जो है वो कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसकी डिसइंटेग्रेशन की वजह से जो है ना वो गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं। इनके इफेक्ट बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही है, प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट है। अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सरे किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा एक्सरे जब प्रोड्यूस आप करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। उसमें आपके पास एक फिलामेंट है जिसपे आप क्या करते हैं, जो आपको इधर नजर आ रहा है वाइट में, उस फिलामेंट के थ्रू आप हाई एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप प्रोड्यूस करते हैं और आप उस ट्यूब के अंदर जिसके अंदर वैक्यूम होता है उसके अंदर उसको थ्रो करते हैं। अच्छा वो थ्रो करने की वजह से ये होता है, या तो ये होता है कि आपके पास जो है ना दूसरी ट्यूब का भी एंड हो तो आप थ्रो करेंगे तो दूसरी साइड से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो आप ये नहीं चाहते कि दूसरी साइड पे भी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसी तरह निकल जाए, आयनाइजेशन नहीं होगी। अगर आपने आयनाइजिंग प्रोड्यूस करनी है या एक्सरेज प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि गोल्ड की या आपकी टंगस्टन की जो ट्यूब होती है उस पर एब्रप्टली आप इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं। वो इस तरह की सेल्फ इस तरह की एक सरफेस है जिस तरह अगर आप किसी सरफेस पर अगर आप बॉल मारते हैं वो बॉल बाउंस करती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स आप थ्रो करते हैं एक फिलामेंट के थ्रू, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है टंगस्टन पे ये गोल्ड से जो है ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उससे टकरा के वापस जाते हैं। वो जब टकरा के वापस जाते हैं तो कुछ जो है ना इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, कुछ नेक्स्ट जो सरफेस है टंगस्टन की गोल्ड से कुछ उसमें से निकलते हैं, और कुछ ये जो है ना जो फोटॉन्स जो हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये जो है ये एक्स रेज को बनाते हैं। और इसमें होता ही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ठीक है वो इलेक्ट्रॉन्स की वो चेंज हो जाती है एक्स रेज के अंदर। फिर ये क्या करते हैं जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं उसको फिर चैनलाइज कर लेते हैं एक अलग ट्यूब के जरिए, और उस ट्यूब में से जो रेज निकल रही होती हैं दोज आर एक्स रेज। और फिर वो एक्स रेज को जो है हम नॉर्मली मेडिकली अगर आप यूज करना चाहें तो एक्स रेज यूज करते हैं, चेस्ट एक्सरे हो गया, एब्डोमिनल एक्सरेज हो गया, ठीक है। तो एक्स रेज जो है ना वो डिफरेंट फिर इमेज प्रोड्यूस करते हैं। गैमा रेस की जब तक हमने बात की थी, ठीक है, ये वही जिसका मैंने आपको पहले बताया कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो कि गैमा रेस जो है ना वहां से निकलती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना एक अनस्टेबल आइसोटॉप है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप अनस्टेबल है। अच्छा उसको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए कि उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो निकल आए, ठीक है। वो पार्टिकल्स क्या निकलेंगे, वो पार्टिकल्स जो हैं वो अल्फा बीटा या गैमा रेज की शक्ल में निकलते हैं। और उसका एडवांटेज ये होता है कि वो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उसकी वजह से जो पेरेंट आइसोटॉप जो है वो स्टेबल हो जाता है। वो स्टेबल होने की वजह से ये होता है कि वो फर्दर डिसइंटेग्रेट नहीं होता। तो एक तो एडवांटेज ये होता है कि जो गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन की वजह से जो आपका अनस्टेबल एक आइसोटोप है वो स्टेबल हो जाता है, उसकी वजह से एमिशन जो है वो कम हो जाती है। नेचुरल आपका जो रॉक्स वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना नेचुरल रेडिएशन के तौर पे जो है ना गैमा रेज पाई जाती हैं।
क्योंकि रॉक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो हैं वो अनस्टेबल फॉर्म में मौजूद होते हैं, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस तरह की गैमा रेज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं होती, लेकिन गैमा रेज वगैरह जो है ना वो इमिट करते रहते हैं, या अल्फा या बीटा पार्टिकल्स भी वो इमिट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर आपने इनको कैलकुलेट करना हो, ठीक है, और इनकी एनर्जी को कैलकुलेट करना हो, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है लैम्डा वी इज इक्वल टू सी, जहाँ सी जो है विच इज इक्वल टू वेलोसिटी, लैम्डा जो है, जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, दिस इज वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय वी। अच्छा, अब इस इक्वेशन में आप ये देखें कि जो वेलोसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, अगर आप वेवलेंथ को देते हैं तो वेव, अगर वेलोसिटी को आप दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है ना वो इनवर्सली जो है ना प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक जो है जो है ना साइन वेव सी नजर आ रही है, जिसमें दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। एक एम्पलीट्यूड जो पॉजिटिवली है, जो कि आपको जो है ना ऊपर नजर आ रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसी तरह जो है ना ऑसिलेटिंग वेव्स जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें एक जहां से स्टार्ट हो रही है वेव्स और जहां से वो एंड हो रही है, दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड एज अ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो होती है वो बेसिकली, अगर आप कैलकुलेट वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करते हैं, तो वो जो वेलोसिटी बनती है एक्स रेज की, दैट इज 3 raised to power 10 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है ना वेलोसिटी है इसकी एक्स रेज की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसमें रेडियो वेव्स भी हैं, नॉट इन ओनली एक्स रेज, एक्स रेज इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके अलावा आपके पास नॉर्मल लाइफ में रेडियो वेव्स भी हैं, रेडार्स भी हैं, रेडिएंट हीट भी हैं। इसके अलावा आपकी विजिबल जो लाइट है उसके अंदर भी बहुत सारी रेडिएशंस हैं, ठीक है। और जो है ना इसके अलावा इन सब की वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होंगी। वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन वेवलेंथ जो है ना, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसीज है, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, दूसरी बढ़ती है तो एक कम होती है। अच्छा, उसको अगर आप और से देखें तो ये आपके सामने जो पिक्चर है, अब इसमें जो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज और गैमा रेज जो है ना वो दिखाई गई हैं। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर जो अब देखने वाला ये है कि रेडियो वेव से एक्स रेज तक, ठीक है, डिक्रीजिंग वेव लेंथ है, ठीक है। वेव लेंथ जो है रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एक्स रेज की वेव लेंथ कम होती है, लेकिन उसको जब, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप करके देखें तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो आप ये देखें कि रेडियो वेव्स में वेवलेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसी तरह एक्स रेज और गैमा रेज को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें उनकी वेवलेंथ कम होगी, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी को और फोटोन एनर्जी को, एचवी को अगर आप देखते हैं, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही फोटोन एनर्जी ज्यादा होगी। एक्स रेज और गैमा रेज जो है वो फोटोन एनर्जी ज्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू रेडियो वेव। अच्छा, इससे एक और भी रिजल्ट्स आप इन्फर कर सकते हैं, वो ये है कि एक्स रेज एंड गैमा रेज आर मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स, क्योंकि रेडियो वेव्स में जो है ना उनकी सिर्फ वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी और उनकी फोटोन एनर्जी बड़ी कम है। क्योंकि एक्स रेज और गैमा रेज की फोटोन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो उनका नुकसान पहुंचाने का जो होता है, तरीका होता है, या उनका जो नुकसान पहुंचने का जो अंदेशा होता है, जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इसी पिक्चर को अगर आप इस तरह देखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, जिसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी है दैट इज बेसिकली मींस कि जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है और वेवलेंथ छोटी होती जा रही, शॉर्ट वेवलेंथ है, ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ है। तो वो ये कि गैमा रेज की ऑब्वियसली जो आपको नजर आ रहे हैं ऑरेंज में आपके राइट साइड पे, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और उसकी वेवलेंथ जो है वो कम है या शॉर्ट है। इसीलिए वेवलेंथ आप बढ़ाते चले जाते हैं और एक जो ये सिग्मा वेव्स है वो बढ़ती चली जाती है, तो आपके जो है फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है। क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी क्यों कम होती चली जाती है उसमें, कि आपके जो है ना लो वेवलेंथ पे या लॉन्ग वेवलेंथ पे
पर यूनिट जो है आपकी वो एक जो कैपेसिटी है या वेवलेंथ जो एनर्जी डेपोजिशन है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं जो कि एक्सरेज प्रोड्यूस कर रही हैं, जो गामा रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पार्टिकुलेट रेडिएशंस हैं, इन सारे का काम ये है कि ये फोटॉन्स जो हैं वो पैकेट की शक्ल में डिपॉजिट करते हैं, और वो पैकेट्स ज़्यादा भी आ सकते हैं, किसी एरिया पे कम भी आ सकते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि एक पैकेट के अंदर जो है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो डिपॉजिट हो रहे हैं। एक पैकेट के अंदर मेरे ख्याल 1000 1000 इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या हो सकता है उसमें बड़े कम हो, क्योंकि वो पैकेट की शक्ल में जो है ना वो रिड्यूस हो रही है। एक्सरेज जो है जिसका मैंने अभी पहले भी बात की थी, फोटॉन्स हैं जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, और इनकी जो टोटल एनर्जी है दैट इज 12.4 के ई वी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, या जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसको लिया जाता है। लिविंग मटेरियल में अनइवनली डिस्क्रीट पैकेट्स पे जिसमें हमारी पहले बात हो चुकी है, ठीक है। इंडिविजुअल पैकेट्स जो है ना वो बाज़ दफ़ा इतनी एनर्जी रखते हैं कि वो केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है ना वो इनिशिएट करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस। और सम टाइम जो है इंडिविजुअल पैकेट्स वो इतने कम होते हैं, उसके अंदर फोटॉन्स, इसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि वो डीएनए को भी इवन के डैमेज नहीं कर सकते, इवन के न्यूक्लियस तक वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिससे मैंने आपको कहा है ये इंडिविजुअल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, और इंडिविजुअल साइज पे मैटर करता है। ये नहीं है कि आप कितनी हाई फ्रिक्वेंसी, आप जो है ना अगर 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आप जो है ना एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हर सेल के अंदर जाएगी, या पूरे टिश्यू में जो है वो पूरी की पूरी 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगी। क्योंकि आप अगर एक्सरेज देते हैं, एक्सरे फिल्म में भी देखें, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो उसमें एक्सरेज तो 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन चूंकि एक्सरेज जो है वो पेनिट्रेट करते करते अपनी एनर्जी को लॉस करते चले जाते हैं, तो सबसे ज्यादा डैमेज होगा वो आउटर जो है आपके स्किन जो है ना वो ज्यादा डैमेज करेगी। लेकिन यूं जो वो एक्सरेज जो है वो आपके जो है ना बॉडी से पास करते जाएंगे, तो उनकी एनर्जी जो है वो चूंकि डिपॉजिट करते चले जाएंगे, वो उनकी एनर्जी जो है ना कम होती चली जाती है। और ये ऑब्वियसली जिससे मैं पहले भी बार बार भी कह रहा हूँ, दिस इज पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स है, ठीक है, और वो फोटॉन्स जो है ना वो जो है टकराव की वजह से पैदा हो रहे हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक टंगस्टन या गोल्ड ट्यूब पे करते हैं, तो उसकी वजह से जो टकराव की वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं या डिवर्ट हो रहे हैं, दैट इज अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको आयनाइजिंग कब कहते हैं, जब उसको अगर उसकी एनर्जी जो है दैट इज 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस हद तक चली जाए, ये इतनी इतनी एनर्जी आप लेते हैं, तो आप ये कहते हैं कि जी आयनाइजेशन हो सकती है। 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे आयनाइजेशन होती है। और ये आयनाइजेशन का इसका नुकसान क्या होता है कि ये डायरेक्टली या डीएनए को या आप रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हो, जो है ना इनडायरेक्टली जो है ना डैमेज जो है वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एनर्जी हम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि हमने 4 ग्रे, ग्रे जो है वो यूनिट है, तो अगर एनर्जी का, और ये जो है ना जब हम एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं जितनी एनर्जी टोटल रेडिएशन दे रहे होते हैं, तो दैट इज अ यूनिट ऑफ रेडिएशन गिवन। अगर 4 ग्रे देते हैं तो 4 ग्रे नॉर्मली हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए काफी नुकसानदेह है, और वो उस कंडीशन में नुकसानदेह होगा जब 4 ग्रे का 4 ग्रे ही किसी जगह पे डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन अगर 4 ग्रे हो, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि ये ना फोटॉन्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हैं, तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जब जाते हैं तो वो चूंकि हर एक में डिफरेंट जाएगी, तो जरूरी नहीं है कि 4 ग्रे के 4 ग्रे ही डिपॉजिट हो रही है। कोई 0.2 ग्रे का पैकेट होगा, कोई 0.4 ग्रे का, कोई 0.3 ग्रे का। अच्छा, अब वो इतनी होती है कि अगर आप जब ह्यूमन बॉडी में देते हैं, दैट इज इक्वल टू बर्निंग यू 67 कैलोरीज, ठीक है। या अगर आप ड्रिंकिंग हॉट चॉकलेट कॉफी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक ठीक है, तो उसमें, और या अगर आप एक पर्सन को जो है वो 70 kg उसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी जो है ना वो डिपॉजिट हो रही होती है, तो वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि आपका नुकसान करे। इसलिए जब आप 4 ग्रे देते हैं तो उसकी डेपोजिशन चूंकि डिफरेंट होती है, इसका फोटोन साइज, पैकेट साइज जो है वो भी डिफरेंट होता है,
तो वो इतना डैमेज क्रिएट नहीं करती हैं। अदरवाइज अगर आप 4 ग्रे कंटिन्यूसली बम्बार्ड करेंगे, नॉट विद फॉर 1 मिनट और सम सेकेंड्स, आप कंटिन्यूसली जो है उसको बम्बार्ड करेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि पर एक एनर्जी पैकेट आएगा, डिपॉजिट होगा, वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि अगला वो कंटिन्यूसली जो रेडिएशन, जो रेज आ रही हैं, वो नए पैकेट्स और नई एनर्जी, सॉरी पैकेट्स लेके आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, थैंक यू। ये हम जो है वो नेक्स्ट में पढ़ते हैं, पार्टिकुलेट रेडिएशन जो है वो क्या चीज है।